एमपी में सियासी सोटा। नमस्कार, इंडियन एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो चुनावी समर है, चुनाव का जो वक्त है, और कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली और बजरंग दल की जो एंट्री है, और इस एंट्री से जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है। मामला शुरू होता है सतना जिले में, जिस तरह से दो गांजा तस्करों को पकड़ा जाता है और जिस तरह से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये बजरंग दल से जुड़े ये आरोपी हैं जो गांजा की तस्करी कर रहे थे या जिनके पास से गांजा बरामद किया गया है। उसी के बाद मध्य प्रदेश में जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कह रहे हैं और तमाम तरह के सवाल वो खड़े कर रहे हैं। इसके साथ ही गृह व जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि दिग्विजय सिंह पीएफआई पर बात नहीं करते, सिमी पर बात नहीं करते, एसआईएसआई पर बात नहीं करते, लेकिन उनके जो बयान होते हैं कहीं ना कहीं वो हिंदुओं को आतंक से जोड़ते हैं, वो भगवा को आतंक से जोड़ते हैं, और इसको लेकर जो सियासत है वो गरमाई हुई है। आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे, लेकिन पहले क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनवा देते हैं। ये महापाप किया है जो बजरंग दल की तुलना हमारे इष्ट देव बजरंगबली से की है, तो अब बजरंगबली का सौटा घूम रहा है। अच्छा, आप ये बताओ, बजरंग दल के अलावा उनने कभी पीएफआई पे सवाल उठाया है क्या? आईएस पे सवाल उठाया है क्या? सिमी पे सवाल उठाया है क्या? ये जानबूझ के सवाल इसलिए उठाते हैं कि आप लोग चर्चा में आओ, इसलिए कोई उनकी बात को वजन देता ही नहीं है दिग्विजय सिंह जी को। तो बजरंगबली का सोटा जो है घूम रहा है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, और ये सोटा किस तरह से इफेक्ट करेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें, मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अभी दो मेहमान हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, उनका पहले तारुफ कराते हैं, परिचय कराते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता अमित तांबरे जी। स्वागत करूंगा अमित जी आपका। हमारे साथ में है आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत आशीष जी आपका। और हमारे साथ जुड़ेंगे चेतन भट्ट साहब, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। चेतन भट्ट साहब, आपका भी स्वागत करता हूं। अमित तांबरे जी, आपके पास में आता हूं। जिस तरह से कर्नाटक में बजरंगबली और बजरंग दल की बहुत चर्चा हुई, अब वही उसी तरह की चर्चा मध्य प्रदेश में है। हालांकि मामला दो जिस तरह से गांजा तस्कर पकड़े जाते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जिस तरह से उसे बजरंग दल से जोड़ते हैं या आरएसएस से उसे जोड़ते हैं या भारतीय जनता पार्टी से उसे जोड़ते हैं, क्या माना जाए कि ये जो प्लान कर्नाटक का रहा, कांग्रेस चाहती कि इसी तरह की चीजें मध्य प्रदेश में भी रहें? कि कांग्रेस क्या चाहती है क्या नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा, क्या वो सही कहा है या गलत कहा है। उनका जो इतिहास है, दिग्विजय सिंह जी जो भी बात कहते हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको बड़ा बतंगड़ बनाते हैं, वो बड़ा तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन अंततः वो बात सही निकलती है। अब हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि वो इसलिए बोलते हैं ताकि आप उनका बातों को चलाओ और उनको वजन मिले। अरे मतलब क्या बात कर रहे हो गृह मंत्री जी, आप थोड़ा सा, आपको समझना चाहिए। हमने वो फोटो भी देखे हैं जिसमें आप दिग्विजय सिंह जी के पैर छू रहे हैं। तो ये बात दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहना कि वो इसलिए बोलते हैं कि उनको हाईलाइट मिलती रहे या उनको वजन मिलता रहे, मैं इन बातों को नहीं मानता। और रही बात कर्नाटक में किस तरीके से बजरंग दल का या बजरंगबली जी के नाम का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आप गृह मंत्री जी कह रहे हैं कभी पीएफआई के बारे में नहीं बोलते या फिर कभी आईएसआईएस के बारे में नहीं बोलते। मैं आपके चैनल पे बैठकर बोल रहा हूं कि पीएफआई और आईएसआईएस का हमने 1000 बार कहा है, और अभी फिर बोल रहा हूं कि ऐसे संगठन पे जो लगाम लगाना चाहिए नहीं लगाई।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी के समय में, क्योंकि दिल्ली की एजेंसियां आकर हमारे मालवा से जो है वो पीएफआई के लोगों को लेकर चली गई और हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल था, उनको पता ही नहीं था कि मध्य प्रदेश में पीएफआई के लोग हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी को दिग्विजय सिंह जी के बारे में या कमलनाथ जी के बारे में बोलने से पहले अपने जिसकी पद की उन्होंने शपथ ली है, थोड़ा सा उस विभाग की ओर भी ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश के जो चुनावी मुद्दे हैं वो लगातार स्पष्ट हैं। हमारी जो सकारात्मक बातें हैं पार्टी की, 1500 रुपए हर महिला को देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात जो हमने कही है, ये सारी बातें हमारे लगातार हम इस बात को बोल रहे हैं। और दूसरा, जो 18 साल का कुप्रशासन है, एक भ्रष्टाचारी सरकार है, 4 बार मुख्यमंत्री जिस पार्टी के रहे हो, उसके बाद मध्य प्रदेश की जो माली हालत खराब है, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। चलिए अमित जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। आशीष तिवारी जी हमारे साथ में हैं। आशीष तिवारी जी, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि बजरंग बली का सोटा घूम रहा है, आप बच के रहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कोई भी बात कहनी चाहिए तो बहुत ही तौल कर कहना चाहिए, क्योंकि यदि हम कोई बात कहते हैं, जब कोई वरिष्ठ कोई बात कहता है तो उसका एक असर होता है। और मुझे ऐसा लगता है वो जिस हिसाब से बात करते हैं वो केवल खबर में बने रहने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वर्तमान परिस्थिति में जहां बजरंगबली की बात आती है तो मैं कांग्रेस के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, बजरंगबली जी भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के लोगों के लिए, हम सब के लिए आराध्य हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर कांग्रेस बजरंगबली का नाम ले रही है तो कोई गलत कर रही है। बजरंगबली का नाम लेना चाहिए, बजरंगबली की आराधना करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति अब कहां पैदा होती है, जब कांग्रेस के लोग बजरंगबली के नाम पर राजनीति प्रारंभ कर देते हैं और ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, ट्विटर पर इस प्रकार से लिखते हैं जो मुझे लगता है कि अभद्र भाषा है। कई बार ऐसे शब्दों का लेख देखने को ट्विटर पर मिला कांग्रेस के नेताओं के, जिसे देखकर लगता है कि शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे पूज्य हैं, उनका एक अपना एक सम्मान है और हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए ही ऐसी बातों की अभिव्यक्ति करना चाहिए। साथ ही साथ एक बात कहूंगा, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम जी को शपथ याद दिला रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब सरकार बनी तो जो शपथ ली है उस शपथ पर हमने काम किया है। हमने शपथ ली कि हम मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। हमने सड़कें बनाई, हमने बिजली का उत्पादन बढ़ाया, हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, हमने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। हमने आपकी तरह झूठे वादे नहीं किए। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आप 500 रुपए के गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां आपने क्यों नहीं दिया? आप छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं दिया? आप केवल झूठे वादे करना चाहते हैं, जनता को लुभाना चाहते हैं और लुभाने के पश्चात उसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो 15 महीने की सरकार के समय आपने किया। आपने उस समय भी लुभावने वादे किए और एक भी काम नहीं किया। आपने कहा कि हम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे, नहीं दे पाए। आप केवल और केवल उस समय ट्रांसफर उद्योग में लगे रहे। तो मैं कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं, राजनीति करें पर राजनीति में स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे पार्टी के जो संगठन का भाव है वह भाग छलकना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, तो बिल्कुल आशीष जी, स्पष्ट वादिता होना चाहिए और जो जनता से वादे किए हैं वो आपको पूरे करने होंगे। नहीं तो जिस तरह से कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि बजरंगबली का जो सोटा है वो अब सामने आ चुका। मैं सीधे चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं। चेतन भट्ट साहब, स्वागत करता हूं आपका। शायद पहले हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाई हो। भट्ट साहब, सीधा सा सवाल इसी बात को लेकर है कि अब जिस तरह से तमाम सारे मुद्दे हैं, कमी नहीं है मुद्दों की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, और अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो वो अपने जो उसके शासन रहा है मध्य प्रदेश में उसकी बात कर रही है, दूसरी तरफ जो कांग्रेस है आगे क्या कुछ देने वाली है जनता को वो एक विजन भी बता रही है। लेकिन मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव है बिना बजरंग दल और बिना बजरंग बली के पूरा होता नहीं दिख रहा?
इसीलिए चर्चा है। देखिए राजेश जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि चेतन भट्ट नहीं है मेरा नाम है चैतन्य भट्ट। जी सर, जी सर, कृपया उसको सुधरवा दें। जी सर, इसमें स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है सर। रहा सवाल आपके सवाल का, तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक तथ्य है कि जिन मुद्दों पे बात होना चाहिए, जिन मुद्दों पर राजनीतिक दलों को बात करना चाहिए, जनता के मुद्दों पे बात करना चाहिए, वो अब भगवानों पे आ गए। पहले भगवान राम पे चलती थी राजनीति, अब बजरंगबली पे चल रही है। अभी हाल ही में उज्जैन महाकाल में जो मूर्तियां खंडित हुई हैं, कुछ दिन में शो पे राजनीति चलने लगी। अगर बहुत ज्यादा पानी बरसा तो इंद्र पे राजनीति करना शुरू कर देंगे तो राजनीतिक दल। तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक। अगर कोई बजरंग दल का व्यक्ति पकड़ा जाता है किसी भी मामले में, तो उसमें पूरे बजरंग दल को ही बदनाम करना, ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर जगह इस तरह के लोग होते हैं, कोई भी संस्था हो, चाहे PFI हो चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको लेके अगर हम पूरे दल को बदनाम करें या उस पर प्रश्न चिन्ह उठाएं। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर बजरंग दल में इस तरह के लोग हैं तो बजरंग दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी ये देखना होगा कि इस तरह के लोग हमारे साथ न रहें जो बदनामी करें उसकी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली चीजें हैं। और वैसे भी अब तो आप देख ही रहे हैं कि राजनीति का जो धर्म का और राजनीति का जो घालमेल हुआ है, तो राजनीति पूरी तरह से धर्म में परिवर्तित हो गई। धर्म एक अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। राजनीति में लोगों के जो समस्याएं हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, उनके जो मुद्दे हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति या हर प्रवक्ता अपनी अपनी सरकार की तारीफ करता है कि उन्होंने ऐसा किया, सामने वाले ने ऐसा नहीं किया, लेकिन जो जनता के सामने सवाल है उन पे कौन कब ध्यान देगा, ये देखना भी आवश्यक होगा। क्योंकि राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा चलते आए और ये होता भी है, और राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, ये भी एक बड़ी स्वाभाविक सी चीज है। लेकिन उनसे इतर अगर हम इस तरह के धार्मिक मुद्दों को उठाने लगेंगे और भगवानों को बीच में लाने लगेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि राजनीति का जो स्तर है वो वास्तव में जो राजनीति होती है उस स्तर से काफी नीचे चला गया। सर बिल्कुल, आपने शुरू में ही ये बात कही कि आतंक की जात की बात करें, बिरादरी की बात करें, धर्म की बात करें, नहीं होती। लेकिन अगर किसी तरह का कोई मामला आता है, 2 गांजा तस्कर पकड़े जाते हैं और सीधे एक पूरे उससे जोड़ दिया जाता है, ये कहां तक सही? ये एक ट्रेंड बन चुका है इस राजनीतिक सियासत का। हाँ नहीं, देखिए बिल्कुल ट्रेंड बन चुका है कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाता है किसी मसले पर, तो उसमें पूरे मुसलमानों को दोषी मान लिया जाता है। अगर बजरंग दल का कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में पकड़ा जाता है तो बजरंग दल को पूरी तरह से बदनाम कर दिया जाता है। श्री राम जो सेना है उसके अगर कोई लोग इस तरह के पकड़े जाते हैं तो उसमें पूरी श्री राम सेना बदनाम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को विशेषकर जो इस तरह के संस्थाएं चलाती हैं, उनको ये देखना होगा कि हम अगर ईश्वर के नाम पे अगर कोई संस्था चला रहे हैं या कोई दल चला रहे हैं तो उन ईश्वर का नाम बदनाम ना हो, ये देखना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। ये बात भी सही है कि कई बार लोगों को पता नहीं लगता कि हमारे जो सदस्य है वो किस तरह के कामों में लगा हुआ है, लेकिन ये देखना वास्तव में उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम जिस भी दल की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसमें इस तरह के लोग ना आए जिससे दल को बदनामी मिले या उसको लेके प्रश्न चिन्ह। चलिए सर, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ, बेहतर बात आप कर रहे हैं। अमित तांबरे जी के पास में आता हूँ। अमित तांबरे जी, आपने बिल्कुल बेहतर एक बात की थी कि हमारे पास तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं जो आप आगे जनता के सामने बात रख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब चुनाव में राजनीतिक दल कोई जाता है तो आगे क्या कुछ जनता के लिए उसके पिटारे में है वो उसकी बात करता है। आप कह रहे हैं 500 रुपये में गैस सिलेंडर या फिर 1500 रुपये नारी सम्मान के तहत देंगे, ओल्ड पेंशन की बात की जाए। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर, ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बीच में भी क्या ये कांग्रेस मानती है कि चाहे वो हिंदुत्व का एजेंडा हो या धर्म का एजेंडा हो, इसके बिना बात नहीं बनेगी? और यही कारण है कि इस पे चर्चा ज्यादा होती है। राजेश जी, आप मेरे बड़े भाई भी हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के, भट्ट साहब भी हैं यहाँ पर, तिवारी जी भी बैठे हुए हैं। इस देश में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी कौन है? आप तो मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूं। आप किसी से भी पूछोगे एक ही नाम आएगा। हमने कभी धर्म के नाम पे राजनीति, लेकिन यही बात आप पहले कहते थे, अब आप उसी ट्रैक पे हो ना।
आज अभी जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो किसने वहां पे सारा आडंबर किया, बताइए मुझे। सारे चैनलों पे लाइव चला। हम तो ये कहने लेकिन हम आप ये भी कहना 230 चाहते हैं, लेकिन आप भी 230 सीटों पे जा रहे हैं वहां पर कथा पुराण सब राष्ट्रवाद का करने। सर्टिफिकेट, राजेश जी, हमारा कहना बस इतना है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटती है, हमारी जैसी 130 साल पुरानी पार्टी जिसका आजादी में योगदान रहा है इस देश की जनता के साथ, हम उसको सिर्फ आईना दिखाना चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए, जो पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया था ध्रुव सक्सेना, क्या कार्रवाई उस पे हुई? आज वो कहां पर है? भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी बैठे हुए हैं, क्या वो बता सकते हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी के थे। बजरंग दल के ये लोग जो पूरे देश में पकड़े जाते हैं, हम इनको सिर्फ आईना दिखाना चाहते हैं। जो लोग अपनी दुकान चलाते हैं, राष्ट्रभक्ति का जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, हम उनको सिर्फ आईना दिखाना जानते हैं और चाहते हैं। हमारी जो मुख्य आधार है चुनाव का, चाहे कमलनाथ जी की बात सुने आप, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात सुने आप, उसमें से कुछ अंश जरूर निकाल सकते हैं क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपको ये अधिकार भी है। लेकिन जो इस बार का चुनाव होगा, वो मैंने आपको जो मुद्दे बताए हैं, निश्चित तौर पर उन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। चलिए आशीष जी जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी हमारे जो मित्र ने संसद के उद्घाटन को लेकर आडंबर कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें संसद के ऊपर विश्वास नहीं रह गया। और यदि इन्हें ऐसा लगता है तो मुझे ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कम से कम लोकतंत्र की जो रक्षा करने का वचन, जो हम जब राजनीति में आते हैं तो इस वचन के साथ कहीं ना कहीं आते हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। और लोकतंत्र की रक्षा आप कैसे कर रहे हैं? एक संसद भवन का निर्माण हुआ जो देश की आस्था का केंद्र है, और मैं तो ये कहूंगा कोई भी किसी भी पार्टी का सांसद हो, जब उस मंदिर में जाता है तो उस पुजारी के रूप में उसे उस भूमिका में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो। क्यों? क्योंकि हम वहां पर जब जाते हैं तो जिस क्षेत्र की जनता हमें जिताती है, जिस क्षेत्र से हम निर्वाचित होकर जाते हैं, हमारे उत्तरदायित्व बनते हैं कि उस क्षेत्र के लिए हम काम करेंगे, उस पवित्र मंदिर में बैठकर इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। परंतु जिस प्रकार से आपने अभिव्यक्त किया, यह शब्द आपका उचित नहीं है। साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, आप जहां धर्म की बात करते हैं तो धर्म के आधार पर राजनीति करने का काम आप करते रहे। आप हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेद पैदा करते रहे, आप जातियों के आधार पर इस देश को तोड़ने का काम करते रहे। कांग्रेस पार्टी ने ही कभी आरक्षण की बात की तो जाति के आधार पर आरक्षण की बात की, कभी गरीबी के आधार पर आरक्षण की बात नहीं की कि एक गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के जो विचार हैं वो केवल इस प्रकार के विचार हैं कि वह केवल और केवल देश को किस प्रकार से हम खंडित करके वोट बैंक में बांटकर हम उसका राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्र से कम राजनीति विचारों में परिवर्तन लाएं और राजनीति को उच्च स्तर पर करें और जनता की सेवा में जाकर करें। आज जो लोग परेशान हैं उनके साथ खड़े होकर करें तो कम से कम वह आपके साथ भी खड़े होंगे। यही मेरा एक आपको सुझाव है। अमित जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे चैतन्य भट्ट साहब के पास। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जो है ना वो 130 साल पुरानी पार्टी है और मेरे भाई की जो पार्टी है वो 30 साल से थोड़ा कुछ ज्यादा समय की होगी। हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, वो संसद हुआ करती थी, सारे लोग वो मेरी बात सुनो तिवारी जी, मैंने बीच में नहीं टोका, मेरी बात सुनो, बीच में नहीं टोका मैंने। मेरी आवाज भी बहुत तेज है, जरूरी है, मेरी आवाज भी बहुत तेज है, मैं टोकूंगा तो आप बोल नहीं पाओगे। मेरी बात सुनो आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने तो उस दिन नई संसद में उस व्यक्ति को भी देखा है जहां पे देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान महिलाओं के साथ किस तरीके के आरोप लगे हैं। वो रोडों पर पिट रही थी और वो सांसद जो है वो आपकी नई संसद में बैठा हुआ था। तो इसलिए इस तरीके की लोकतांत्रिक और सम्मान की बातें आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती। हम लोग उस पार्टी के हैं जिस पार्टी के लोगों ने देश के लिए त्याग बलिदान दिया है, तो इसलिए इस तरीके की बातें आप कांग्रेसियों को ना सिखाएं। चलिए चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं। चेतन भट्ट साहब, जिस तरह की जो चीजें हैं, कोई जो चीजें आज हम बात कर रहे हैं कोई नई नहीं है और लंबे समय से जिस तरह से हम चुनाव में देखते हैं कि ये क्या इससे
आगे बढ़कर भी तमाम सारी चीज़ें दिखती हैं जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र प्रजातंत्र के लिए बेहतर जो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि इस बार का जो चुनाव है वो जो चीज़ें हैं, ठीक है, तमाम सारे मुद्दे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ उसने जनता के लिए किया और आगे क्या करेगी वो बताएगी, दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक विजन के साथ में है। लेकिन क्या लगता है कि इस बार इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो मुद्दे हैं, काफ़ी हावी रहने वाले हैं? हाँ, देखिए राजेश जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से पिछले लंबे अरसे से इस तरह की बातें राजनीतिक दलों के बीच में हो रही हैं, तो ये जो आगामी विधानसभा का चुनाव है या उसके बाद होने वाला अगले साल मई में लोकसभा का चुनाव में, उसमें ये मुद्दे जो हैं निश्चित रूप से बहुत भारी है। क्योंकि अब ये समझ में आने लगा है सभी राजनीतिक पार्टियों को कि ध्रुवीकरण जब तक नहीं किया जाएगा तब तक सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। और वो ध्रुवीकरण अपने अपने स्तर पे और अपने अपने हिसाब से हर राजनीतिक दल करता है और उसको लगता है कि इस ध्रुवीकरण से हमको कहीं ना कहीं वोटों की संख्या में इजाफा होगा। और यही कारण है कि इस तरह के जो मुद्दे, चाहे ईश्वर के राम का हो, चाहे बजरंगबली का हो, चाहे महाकाल का हो, चाहे कोई भी मुद्दे हो, इस तरह के जो मुद्दे हैं, क्योंकि क्या है, देखिए भारतीय जो समाज है वो बहुत आस्थावान है, उसकी ईश्वर के प्रति जबरदस्त आस्था होती है। आप किसी भी घर में चले जाइए, आपको पूजा पाठ करने वाले मिल जाएंगे। आप मुसलमान के घर में जाएंगे तो वो 4 बार नमाज पढ़ता है, ईसाई के घर जाएंगे तो वो तो ये जो पूरा देश है ये बड़ा आस्थावान है। तो इस आस्था का किस तरह से लाभ राजनीतिक दल उठाते हैं ये हमने पहले भी देखा है, लेकिन पिछले कुछ लंबे समय से ये जो धारणा है कि इससे हमको फायदा मिल सकता है, ये बहुत जबरदस्त रूप से आगे बढ़ा है। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि ये जो अभी नवंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें इस तरह के मुद्दे और उठेंगे। अभी आप देखिए कि अभी जो महाकाल में मूर्तियों का जो खंडित हुई है उसको लेके भी अभी राजनीति होगी। अभी शुरुआत हो ही चुकी है उसकी, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो चुका है, लेकिन वो कैसे टूट गई, क्या हो गया, ये सारे जो आरोप प्रत्यारोप है, इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के खिलाफ लगाए जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक दल यदि आम जनता के जो मुद्दे हैं जिससे आम जनता रोज साबका पड़ता है, जिससे अगर उन मुद्दों को उठाएंगे तो निश्चित तौर पे वो जनता के लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। ईश्वर तो अपनी जगह है, ईश्वर तो हर जगह कण कण में भगवान कहा जाता है, उसको लेके राजनीति और उसके पीछे, पर्दे के पीछे से राजनीति करना ये मुझे उचित नहीं लगता। बिल्कुल अहम बात चेतन भट्ट साहब आप कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव को खासतौर पर ट्रेंड भी बदला है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव जब होते थे तो लगभग स्थानीय मुद्दे पर चर्चा होती थी, स्थानीय मुद्दों पर बात होती थी, क्योंकि जनता सीधे उससे कनेक्ट होती थी। लेकिन अब चुनाव चाहे कोई हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे निकाय का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के नजर आते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है, जो सियासत है, राजनीति है मध्य प्रदेश की चुनावी बेला में, किस तरह से और आगे बढ़ती है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बात हो रही है बजरंगबली के सोटा की, और अपने अपने तरीके से इसको प्रोडक्ट किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है। लेकिन अगर लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में कोई वाकई राजनीतिक दलों के लिए भगवान है चुनाव में, तो वो है जनता। और जनता ही तय करेगी कि आखिर कौन सा ऐसा दल है जिसको जनता ये समझती है कि नहीं, अगर उसकी सरकार होगी तो हमारे लिए बेहतर है। अभी तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे समीकरण भी देखने को मिलेंगे। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।